Good morning. Today we start depreciation accounting. Meaning of the depreciation accounting is depreciation is the gradually and permanent decrease in the value of assets from any cause. इसके कहने का अर्थ है कि डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है कि किसी भी कारण से यदि किसी संपत्ति का उपयोग किया जा रहा है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे या परमानेंट रूप से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी कारण से का अर्थ होता है कि कभी भी कंपनी में जो एसेट्स खरीदी जाती है वह या तो उसका यूज होता है या पुरानी हो जाती है या आउट ऑफ डेटेज हो जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है या किसी प्रकार से डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो समय समय पर इन सभी कारणों की वजह से उसके मूल्य में कमी आती है। तो जो कमी आ रही है मूल्य में उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब सबसे पहले ये है कि डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग की जाती है उसका क्या यूज है या क्या ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला आपको ऑब्जेक्ट कह रहा है एलोकेट द पोर्शन ऑफ द एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स अगेंस्ट सर्वल अकाउंटिंग पीरियड टू फाइंड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला और मुख्य जो उद्देश्य यही है कि जो संपत्ति है उसमें जितनी एक्सपायरी आ गई है, जितनी एक्सपायरी माना जितना उसका यूज हो गया है या जितनी वह पुरानी हो गई है, उसके अगेंस्ट में हम यदि कोई राशि निकाल के रख देते हैं जिससे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कह दें या डेप्रिसिएशन कह दें, तो ऐसी स्थिति में हमारे नेट प्रॉफिट या P&L अकाउंट जो बनेंगे वह बिल्कुल सही बनेंगे और उसको वह अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके और नेट प्रॉफिट और लॉस को अच्छे से बता पाएंगे। सेकंड पॉइंट आपको दे रहा है प्रेजेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंडीशन ऑफ बिजनेस। एक्चुअल में बिजनेस के अंतर्गत जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जाती है वह बैलेंस शीट के अंतर्गत दिखाई जाती है। तो बैलेंस शीट के अंतर्गत जो मेन है वह फिक्स एसेट्स और इधर हम कैपिटल एंड प्रॉफिट बताते हैं। तो जो प्रॉफिट्स हैं वह फेयर एंड ट्रू हैं या नहीं हैं। तो हम जब कभी P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आते हैं वह फेयर एंड ट्रू हो जाते हैं। तो बिजनेस की एक प्रेजेंट पोजीशन फेयर एंड ट्रू है या नहीं है उसको जो शो अप किया जाता है या देखा जाता है या दिखाया जाता है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन करना ज़रूरी है। उसका मुख्य कारण ये भी है कि अगर हमने 10 वर्ष या 15 वर्ष या 8 वर्ष पहले से कोई संपत्ति खरीदी है और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं तो आफ्टर 10 ईयर या 5 ईयर के बाद में वह एब्सोलेंस हो जाती है या पुरानी हो जाती है या यूज करने की वजह से ख़राब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस समय हम एक साथ में पैसा इकट्ठा करके या पैसा कंपनी से निकाल करके नई संपत्ति खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी पर एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। तो हम ये कहें कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी सी दिखाने के लिए या प्रेजेंट जो ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है प्रोवाइड सफिशिएंट फंड टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट्स। मैंने अभी सेकंड पॉइंट में भी यही बताया कि 5 साल 8 साल के बाद में हमें अपनी एसेट्स रिप्लेस करनी पड़ती है। कारण कि जहाँ प्रोडक्शन वर्क है या जहाँ ऑपरेटिंग वर्क है वहाँ पे मशीनों में घिसावट आती है, डेप्रिशिएट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास अगर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की भी होगी तो हमारे पास सफिशिएंट फंड होगा नई मशीन को खरीदने के लिए पुराने के स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रिकवर द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न। ये कह रहा है कि जो हमारी रेवेन्यू अर्न है, रेवेन्यू अर्न माना प्रत्येक वर्ष मशीन से, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं फिक्स एसेट्स के लिए हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके और नई संपत्ति खरीदने के लिए वह रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको दे रहा है नीड
फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट है टू फाइंड आउट द करेक्ट P&L अकाउंट। एक्चुअली P&L अकाउंट ही सबसे मुख्य कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके आधार पर ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अगर हमारा P&L अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा या फेयर एंड ट्रू होगा तो ऐसी स्थिति में हम कंपनी को एक स्टैंड अप पर ला सकते हैं या ग्रो अप कर सकते हैं। तो ये कहा गया है कि किसी भी संपत्ति पे डेप्रिसिएशन लगाया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम करेक्ट P&L अकाउंट बना सकें। करेक्ट P&L अकाउंट बनाने से हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वह फेयर एंड ट्रू होगा और फेयर एंड ट्रू होने से ही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंडफुल बन सकती है। सेकंड पॉइंट दिया रहा है टू फाइंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में हम बैलेंस शीट को ले सकते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारी फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स अगर हम सेम प्राइस पे ही रखते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रॉफिट ज़्यादा दिखेंगे। प्रॉफिट ज़्यादा दिखेंगे तो हम जो डिविडेंड बांटेंगे वह कैपिटल में से बढ़ जाएगा। तो ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए ताकि एसेट्स की वैल्यू में भी ग्रेजुअली कमी करते हुए उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू ही फाइनेंशियल अकाउंट इसमें बैलेंस शीट में लिखी जाए और इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो P&L अकाउंट में होगा तो हमारे नेट प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट के अंतर्गत बिल्कुल ट्रू दिखाई देंगे या करेक्ट दिखाई देंगे। रिप्लेसमेंट नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स। नई संपत्तियों को रिप्लेस करने के लिए भी डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाना आवश्यक है ताकि हम समय समय पे प्रत्येक वर्ष एक छोटा अमाउंट निकालते रहें और अंत में जब एसेट्स बिल्कुल डिस्पोज करनी हो और या बेचनी हो या हटानी हो तो ऐसी स्थिति में हम कंपनी पर एक्स्ट्रा बर्डन न डाल करके और हम अपनी संपत्ति को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है नॉट टू रिड्यूस ओरिजिनल कैपिटल। कैपिटल जो होती है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। कमी क्यों आएगी? यदि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल करके संपत्तियों को खरीदना पड़ेगा। तो कंपनी की ओरिजिनल कैपिटल को रिड्यूस नहीं करने के लिए भी आवश्यक है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए। नेक्स्ट दे रहा है चेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो हमारा जो डिविडेंड पेमेंट होगा वह कैपिटल में से होगा क्योंकि हमारी एसेट्स ज़्यादा दिखने से टोटल एसेट्स ज़्यादा दिखाई देगी। इधर हमारा नेट प्रॉफिट अधिक बनने से हमारे प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देंगे तो जो डिविडेंड बटेगा वह कैपिटल में से बढ़ जाएगा। लास्ट दे रहा है लीगल कंपल्सेशन। लीगल कंपल्सेशन का मीनिंग होता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 कि शेड्यूल 13 के अंतर्गत तो है ही है, लेकिन इनकम टैक्स कंपनी एक्ट 1961 में भी ये कहा गया है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए और इनकम टैक्स में भी ये एडमिसिबल एक्सपेंसेज माना गया है और इसके द्वारा हमें रिबेट भी मिलती है। तो कानूनी तौर पे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपको हेडिंग दिया हुआ है मेथड्स। मेथड्स आपके पास 10 हैं, इसमें से मैं आपको केवल अभी 2 मेथड करवा रही हूँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डायमिनिशन बैलेंस मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मीनिंग होता है कि जब कभी हम किसी भी कंपनी में कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसके संबंध में जो अदर इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेज होते हैं वह जोड़ दिए जाते हैं। इसकी रेजिडुअल वैल्यू या स्लेज वैल्यू होती है उसको घटा दिया जाता है और इसका फॉर्मूला बनता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेज माइनस स्लेज वैल्यू अपॉन एज ऑफ द एसेट्स। जो एज होती है उससे तो प्रत्येक वर्ष का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और प्रत्येक वर्ष का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वह आपको प्रत्येक वर्ष में काटना है। और इसके संबंध में मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला है और वह आप पढ़ के देखेंगी तो ये दिया हुआ है कि रामलाल परचेज a न्यू मशीन 1 अप्रैल 2011 को 22,500 की। इट वाज एस्टिमेटेड द मशीन will work 5 years. It will be sold 2,500
ऑन 1 अक्टूबर 2012, ऑन 1 अप्रैल 2013 द मशीन वर परचेज 5600, स्लेज वैल्यू 600, 3300, स्लेज वैल्यू 300 और इनकी भी लाइफ जो है 5 ईयर है और आपको फर्स्ट 3 ईयर के अकाउंट बनाने हैं। तो इन तीनों की जो कॉस्ट दी हुई है 22,500, 5,600 और 3,300 और इनकी स्लेज वैल्यू दी हुई है, वह घटाने के बाद में इनका डेप्रिसिएशन जो बना है वर्किंग नोट में 4,000, 1,000 और 600 रुपीज़ पर ईयर। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपको पहले वर्ष में जो 2011 में मशीन दी हुई है और मैंने आपको शायद एंट्री भी बता दी, एंट्री नहीं बताई तो अभी बताती हूँ। डेप्रिसिएशन के संबंध में फिक्स मेथड में केवल 3 एंट्री अप्लाई कीजिएगा, ये दी हुई है। पहला एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेकंड हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी वर्ष के अंत में, और वर्ष के अंत में एक P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये 3 एंट्री ध्यान में रखिएगा, उसके आधार पे ये अकाउंट बनेगा। आपको दे रहा है मशीनरी अकाउंट, तो सबसे पहले मशीन को ख़रीदा है 2011 में अप्रैल 1, टू बैंक 22,500, डेप्रिसिएशन इसका बन रहा है 4,000 रुपये। बैलेंस करके नीचे ले आइए 2012 में 18,500। फिर इस वर्ष हमने अक्टूबर में मशीन खरीदी है, अक्टूबर में 5600 की खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5600। डेप्रिसिएशन अब 6 महीने का लगेगा क्योंकि 31 मार्च को हम वर्ष का समापन करते हैं, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च का 500 रुपये 6 महीने का डेप्रिसिएशन है। और इसके बाद में डेप्रिसिएशन 4,000 पुरानी वाली मशीन का, टोटल डेप्रिसिएशन 4,500, बैलेंस ले आइए 19,600। फिर वही टू बैंक तीसरे वर्ष में 3,300 रुपये में ख़रीदी गई है और अब डेप्रिसिएशन 2 पुरानी मशीनों का दोनों का 4,000, 1,000 और नई मशीन जो खरीदी है 1 अप्रैल को खरीदी है, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 600 रुपये, टोटल डेप्रिसिएशन 5,600। और इस प्रकार से आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी मेथड है, आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा, आप करने की कोशिश करना। मैं आपको डोमिनेशन मेथड बता रही हूँ। डोमिनेशन मेथड का मीनिंग होता है, या इसको हम दूसरा मेथड, इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्योंकि इसके अंतर्गत जो रिटर्न डाउन वैल्यू हर वर्ष की होती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ कि किसी भी वर्ष में हमने 1 लाख रुपए की मशीन ली है और 10% डेप्रिसिएशन है, तो पहले वर्ष का डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगेगा 10,000 रुपये। फिर दूसरे वर्ष का जो डेप्रिसिएशन होगा वह 10,000 न होकर के 90,000 पे लगेगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं इसको, ये डोमिनेशन मेथड कहते हैं। तो जैसे जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वैसे वैसे इसका डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो 90,000 पे 10% तो 9,000 लग जाएगा। अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी 81,000। अब आप तीसरे वर्ष में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 8,100 लगेगा। इस प्रकार से ये मेथड होता है और आप लोग करने की कोशिश करना। मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा है, मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2012 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक 8 लाख रुपीज़। ऑन 1 जुलाई 2013 द ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन accident, was completely destroyed and 6 lakh rupees received by check from the insurance company in full settlement on the same date. Truck purchase, next truck purchase rupees 10 lakh। आपको ये कह रहा है कि एक ट्रक था जो 8 लाख रुपए में 1 जुलाई, एक ट्रक 8 लाख रुपए में 1 जनवरी 2012 में ख़रीदा है। वह ट्रक 1 जुलाई 2013 में एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया और उसके बदले में 6 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से फुल सेटलमेंट में मिले। और इसके बाद में ये सेम डेट माना 1 जुलाई 2013 को ही हमने 10 लाख रुपए का दूसरा ट्रक खरीद लिया है। और आपको ये डोमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 20% डेप्रिसिएशन है और आपको 2012 से 2014 तक डेप्रिसिएशन अकाउंट और ट्रक अकाउंट बनाना है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, पूरा मैंने समझा दिया है। और इसमें आप सबसे पहले 1 जनवरी को ट्रक ख़रीदा है और हमारे जो अकाउंट जो डेट क्लॉज है वह 31 मार्च को है। तो जनवरी में ख़रीदा गया जो है 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा 8 लाख पर,
तो 8 लाख पे वैसे तो 1,60,000 बनते हैं एक वर्ष के, 3 महीने के 40,000 और पहले वर्ष का बैलेंस 7,60,000 नीचे उतार के लाएंगे। अब आप 7,60,000 पर पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि वह जो डिस्ट्रॉयड हुआ है वह 1 जुलाई को हुआ है, तो 31 मार्च से पहले 31 मार्च के बाद में हुआ है, तो 31 मार्च तक 2013 तक हमारा 1,52,000 रुपये डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस आया आपके 6,08,000। 6,08,000 पर अब हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद में ये डिस्ट्रॉयड हुआ है जुलाई में, तो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन बनता है इसका वह बनता है 30,400। और फिर हमने इसी डेट पर जुलाई में ही 10 लाख रुपए का और ट्रक ख़रीदा है, तो इस पे आपके 10 जुलाई से लेके 31 मार्च के 9 महीने बनते हैं, तो इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगा 1,50,000 रुपये, तो टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगा 30,400 प्लस 1,50,000, 1,80,000। और इसके बाद में हम लोगों को बैंक मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रक हो जाएगा 6 लाख रुपए। और इसके बाद में इस 6 लाख रुपए के मिलने के बाद में हमें इस इंश्योरेंस कंपनी से मिलने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये देखना है, तो डेबिट साइड में 2 P&L दिया हुआ है, और हम ये कहें कि 6 लाख रुपए हमें मिले हैं और 30,400 रुपये अब की बार का डेप्रिसिएशन हुआ, तो टोटल वैल्यू हो गई 6,30,400 माइनस आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी 6,08,000, तो आपको प्रॉफिट हुआ 22,400। ये जो P&L निकाला गया है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको नोट्स भी दे रही हूँ, वर्किंग नोट दे रही हूँ, उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 22,400 कैसे निकले। और इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट के संबंध में 2 एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या एसेट्स और P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये तीनों वर्ष के जो आपके डेप्रिसिएशन ट्रक अकाउंट में निकाले हुए हैं 40,000, 1,52,000 और 1,80,400, इसका अकाउंट बनाना है जो आपके सामने है। 2 ट्रक 40,000 बाय P&L, 2 ट्रक 1,52,000 बाय P&L, 2 ट्रक 1,80,400 बाय P&L, 1,80,400। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं इसके वर्किंग नोट के भी आपको नोट्स डाल के PDF में डाल रही हूँ। थैंक यू।